हेलो माय लीगल चैम्पियंस। मान लिए मैंने आपको एक बिल्डिंग बना के रहने के लिए दी। उसे आप अपने अकॉर्डिंग रेनोवेट करा सकते हैं, उसमें स्टोरीज़ ऐड करा सकते हैं, बट क्या आप उसके बेसिक फाउंडेशन को वीक कर सकते हैं? क्या आप उस पूरी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। जो मैंने आपको जो मैंने आपको ये बिल्डिंग बना कर दी है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो इसकी फाउंडेशन है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। और जो मैंने आपको पावर दी उसको रेनोवेट कराने की, वो है अमेंडिंग पावर। जो है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं, कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, उनको पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकता। इस पे आपको 100 यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। बट द थिंग इज़, जब मैं एज अ स्टूडेंट थी तो मुझे इसकी क्रोनोलॉजी और इसका बैकड्रॉप नहीं समझ में आता था कि पहले कौन सा अमेंडमेंट आया, कब 13 को प्रेफर करा गया, कब पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, थोड़ा पार्ट कर सकता है। इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मी। तो आपका जो क्लैट पीजी है और यूजीसी नेट है, उसमें आपके क्रोनोलॉजी पूछने के लिए आती है। और आप लोग, इफ़ यू आर गिविंग क्लैट पीजी एंड यूजीसी नेट, आई एम अज्यूमिंग कि आप प्रोफेसर्स बनोगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपको जो है उसका बैकड्रॉप भी पता होना चाहिए, एक स्टोरी की तरह। तो आज के लेक्चर से हम कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है? तो यही मेरा एम रहेगा। और इस वीडियो को हम 2 क्वेश्चन के लेंसेज से देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, क्या जो हमारे मूल अधिकार हैं उसको वायलेट करा जा सकता है। और दूसरा हम देखेंगे पार्लियामेंट किस हद तक, किस लिमिट तक के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है 2 आर्टिकल्स का क्लैश हो रहा है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। 13 और 368 में क्लैश हो रहा है। आर्टिकल 13 बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे। और 368 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की। तो जब जब हमारे पास मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए, तब कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करी है वाया मेजर केस लॉज। तो उस केस लॉज को भी हम साथ में देखेंगे और इसे एक स्टोरी की तरह समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसकी आप स्टोरीज बैकड्रॉप समझिए कि इन आर कंट्री इट वाज अ कॉलोनियल सेटअप। तो हमारे पास ज़मींदारी सिस्टम था। ज़मींदार्स क्या थे? दे वर लैंड होल्डर्स थे। और उस पर टेनेंट्स जो थे वो कल्टिवेट करते थे। तो व्हाट ज़मींदार्स यूज़ टू डू, ज़मींदार्स जो है एक्सप्लॉइट करते थे टेनेंट्स को। तो और टेनेंट्स के पास कोई राइट नहीं होती थी, ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें कुछ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स आए और जो वायलेट कर रहे थे हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को। 44th अमेंडमेंट से ये राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, वी हैड, अभी एज ऑफ नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ देम। तो जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स आए वो राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज कर रहे थे। क्या रिफॉर्म्स आए वो देखते हैं। आर्टिकल 31A एंड 31B। जो 31A था इसमें एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स थे और जो 31B था इसके थ्रू हम 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9 शेड्यूल में लॉज प्लेस कर सकते हैं। जो 9 शेड्यूल है ये आप समझते होंगे, 9 शेड्यूल इज़ लाइक अ शील्ड, ठीक है?
कोई भी लॉ इसमें प्लेस कर दो तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को भी क्यों ना वायलेट कर दे। अगर आपने कोई लॉ इसमें प्लेस कर दिया तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपकी फंडामेंटल राइट्स को भी क्यों ना वायलेट करे। एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई थी 19(1)(g) में रिलेटेड टू ट्रेड एंड प्रोफेशन। अब जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होता है इन द केस लॉ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि जो आपका 31A है, 31B, 19(1)(a)(g) जो भी है, तो ये जो है सारा वैलिड होगा, यानी प्रेफरेंस दी गई एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स को ओवर फंडामेंटल राइट्स। क्या बोला मैंने? मतलब प्रेफरेंस दी गई प्रेफरेंस दी गई अमेंडमेंट को, रिफॉर्म्स को ओवर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद ये भी बोला गया जो 13 है, आर्टिकल 13 जो बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करा जाए। तो बोला गया 13 इज़ एप्लीकेबल ऑन नॉर्मल लॉज, यानी कोई नॉर्मल स्टैट्यूट है वो पास कर रहा और वो किसी फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है तो उसको तो 13 रोकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं रोकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो 13 नहीं एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीमेसी असर्ट करी गई। क्या करा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बोला गया कि पार्लियामेंट जो है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज कर सकता है। अब आता है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यूज़ करके जो जितनी भी स्टेट्स थी वो अपने लैंड लॉज, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल के अंडर प्लेस करे दे रही थी और उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिली जाती थी। अभी मैंने आपको बताया कि 9th शेड्यूल क्या होता है। 9th शेड्यूल के अंदर आपने कोई लॉ प्लेस कर दिया तो इट इज़ लाइक अ शील्ड, अब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों ना अब्रिज कर रहा हो। तो ये 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। इस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा जाता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। तो सज्जन सिंह में क्या होता है कि जो शंकरी प्रसाद का केस है उसको सपोर्ट मिलता है कि अगर कि 13 जो है वो सिर्फ नॉर्मल लॉज पे एप्लीकेबल है, यानी नॉर्मल लॉ वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट तो कोई बात, तो फिर प्रॉब्लम है। अगर 13 जो है क्या कहते हैं नॉर्मल लॉज पे एप्लीकेबल है, अगर नॉर्मल लॉज फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं देन 13 विल अप्लाई और वो उसको रोक लेगा। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहा है देन देयर इज़ नो बार। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सुप्रीमेसी है अभी। ठीक है, पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स। ये वही जो आपका शंकरी प्रसाद के केस में बोला गया था, दैट्स द सेम थिंग दैट वाज रीअसर्टेड। और फ्रेमर्स ने ये भी बोला कि जजेस ने ये भी बोला कि अगर फ्रेमर्स को प्रोटेक्ट ही करना होता फंडामेंटल राइट्स को तो कोई वो एक्सप्रेस प्रोविज़न देते। क्योंकि कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया है इसलिए हम मान के चलेंगे कि फ्रेमर्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करना चाहते थे, उसको अमेंड करा जा सकता है। सो ये जो डिसीजन आपका सज्जन सिंह का जो केस था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, इट वाज अ 5 जज बेंच केस। ठीक है, 2 जजेस जस्टिस गजेंद्र गटकर एंड जस्टिस जस्टिस मुधोलकर एंड जस्टिस हिदायतुल्ला। आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द जजेस, बट यू रिमेंबर कि 2 जजेस थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे इस डिसीजन से और इसका जजमेंट जो है 3:2 के रेशियो में था। ठीक है, तो दो जजेस नहीं सेटिस्फाइड थे, तो ये जो है आपका केस चला गया टू अ लार्जर बेंच जो उस टाइम की सबसे बड़ी बेंच थी। इट वाज अ 11 जज बेंच इन द केस ऑफ गोलकनाथ। अब जितना भी अभी तक हम सुनते हुए आ रहे थे कि देयर वाज अ पावर टसल के
आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में 368 को प्रेफरेंस दी जा रही थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सुप्रीमेसी चल रही थी। बट इस केस में सारा उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, गोलकनाथ के केस में बोला गया कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज कर सकता। उसके बाद पावर ऑफ द पार्लियामेंट आर लिमिटेड बाय जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई वो ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रहा है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू भी कोर्ट कर सकता है। सेकंड बोला गया जो 13 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी अप्लाई होता है। पहले क्या हो रहा था, पहले 13 जो है सिर्फ नॉर्मल लॉज को रोक रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं। बट अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी अप्लाई होता है। और ऐसे कहते ही इन्होंने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस को ओवररूल कर दिया। व्हाट हैपेंड वाज कि अब बहुत सारे केसेस आने लगे कोर्ट के पास कि सब कह रहे हैं यार मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मेरा भी अब्रिज हो रहा है। तो बोला गया कि इस केस की प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होगी, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग होगी, नॉट ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग होगी। आप रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव तो समझते ही हो। रेट्रोस्पेक्टिव वो होता है जो बाद से एप्लीकेबल हो, और प्रोस्पेक्टिव वो होता है जो फर्दर आने वाली चीज़ पे हो। तो जो गोलकनाथ की जजमेंट था वो प्रोस्पेक्टिव रूलिंग थी। अब क्या होता है, अब गोलकनाथ के केस को अब स्टार्ट होता है गेम ऑफ चेस, अ पावर टसल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गोलकनाथ के केस को ओवररूल और नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास करा टू नलिफाई SC's डिसीजन। 24th अमेंडमेंट आया और 2 क्लॉजेज ऐड करे, 13(4) और 368। ठीक है, 3 इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी असर्ट करी। सो बेसिकली 13(4) एंड 368 सब क्लॉज 3 ऐड करा गया था वाया 24th अमेंडमेंट। और बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी कोई अब्रिज करता हुआ लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। अमेंडमेंट जो है आर नॉट लॉस विद इन 13। ठीक है, जितना जो भी बोला गया था पहले के केसेस में वो जो है उसको ओवररूल कर दिया, उसको नलिफाई कर दिया। उसके बाद सीरीज़ ऑफ अमेंडमेंट्स आए, 25th हो गया, 26th हो गया, 29th हो गया। 25th आपका प्रेफरेंस देता है DPSPs को ओवर फंडामेंटल राइट, और 26th आपका प्रिवी पर्स से रिलेटेड है, जिससे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो रहे थे। तो अब ये 24th अमेंडमेंट चैलेंज होता है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस जो है इज़ अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम देख रहे थे पावर टसल था कि 368 को प्रेफरेंस मिल रही है, कहीं पे 13 को। इस केस में कोर्ट टुक अ बैलेंस्ड अप्रोच फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 13 जज बेंच का केस था और इसमें कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ली और बोला कि आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकता है, बट उसके जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स जैसे आपका रूल ऑफ लॉ हो गया या पे हार्मनी बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट हो गया, उसको जो है यहाँ पर देयर इज़ अ लिस्ट। ये आपका जो है ये लिस्ट है। हाउएवर दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव नहीं है। जब केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फीचर बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि नहीं आता है, और बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि नहीं आता है, एंड सॉरी आई फॉरगॉट, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई फीचर है कि नहीं, तो वी विल लुक एट द इंटेंट ऑफ द मेकर्स, के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे जब वो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। 3 साल लग के हमारा ऑलमोस्ट 3 साल लग के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है, तो इनकी इंटेंशन क्या थी? क्या वो चाहते थे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या इतना फंडामेंटल है
कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहे, या फिर वो चाहते थे कि वक्त के साथ अगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं। तो उसमें इंटेंट ऑफ द मेकर्स मैटर करती है। तो ये केशवानंद भारती का केस आपका था, जिसने जो है क्या कहते हैं 24th अमेंडमेंट को चैलेंज करा। ये जो द पर्सन यू आर सीइंग हियर, ही लॉस्ट द केस, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये वीडियो का एंड है। और जो है हमें आपके एग्ज़ाम में एक ट्रिक आती है, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है आपसे एग्ज़ाम में कि आप इसको अरेंज करो, तो आप इसे याद कर सकते हो कि शंकरी प्रसाद के केस में स्टार्ट हुआ था। सो शंकर स्टार्टेड, सज्जन ने उसका सपोर्ट करा और गोलक ने जो है उसको स्टॉप करा, ठीक है। केशव सेट्स द लिमिट, शंकर स्टार्टेड, सज्जन सपोर्टेड, गोलक स्टॉप एंड केशव सेट्स द लिमिट। कमिंग टू द अमेंडमेंट्स, यहाँ पर 1 लिख दो, स्टार्ट कर रहे हो ना 1 लिख दो। मान लो शंकर की एज 17 है, तो यहाँ पर 17th अमेंडमेंट आ गया, ओके। 17 + 7 कितना होता है 24, और ये 2 स्टॉप्स के बाद है, सज्जन गोलक के बाद 2 स्टॉप्स के बाद 2 और 4 24। तो फर्स्ट अमेंडमेंट शंकरी प्रसाद, 17th अमेंडमेंट सज्जन सिंह का केस, फिर गोलकनाथ, देन 24th अमेंडमेंट और फिर केशव सेट्स लिमिट। जब इस टॉपिक में जब मैं एज अ स्टूडेंट थी तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी इसका क्रोनोलॉजी समझने में। आइडिया तो बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत ही सिंपल है, इसलिए इस वीडियो के मीडियम से आई होप मैंने आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है और आपको टाइमलाइन जो है एक स्टोरी की तरह याद हो गई होगी कि आप प्रोफेसर्स भी बनोगे तो अगर कोई एकदम से इंडिविजुअल बेसिस पे तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर MCQ सॉल्व करना है तो कर लेंगे, बट अगर हमें एक टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ता है तो क्रोनोलॉजी हमारे माइंड में उतनी जल्दी आती नहीं। तो आई होप इस वीडियो के मीडियम से मैं आपको ये क्रोनोलॉजी क्लियर कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच।